गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग राव जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. We wait for 2-5 minutes and then start. Yes, sir. Just wait for 3-4 more minutes. At 10:35, just start the session. Sure. मिस्टर राहुल, मिस्टर पंकज, मिस्टर निरंजन, मिस्टर जतिन, अगर आप लोग में से किसी को अपने क्लाइंट्स को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है ज्वाइनिंग के लिए, तो प्लीज आप उनको एक बार कॉल करके इनवाइट कर दीजिए, अगर आप में से किसी क्लाइंट आए. ओके मिस्टर राहुल, आपसे मेरी बात हुई थी ना, शायद एक बार आप कॉल करके देखिए ना. मैं कॉल करके कंफर्म कर दूंगा. जी सर, कॉल किए हैं, अभी ज्वाइन करेंगे वो थोड़ी देर. ओके ओके ओके.
Mr. Vaibhav. Yes, yes. Mr. Vaibhav, I'm making you the host. You can now start the session. Okay. Okay, just a second. You want to record the same? Sir, I'm recording is in progress. Acha, recording is in progress. Just a second. Let me share the screen. So I'll start with the preview. Check. Is the screen visible? Yes, sir. Okay. Okay. Well, I'll go with the product first, as always, and then I'll move to what is commercial real estate meant, what has Tata been doing from last close to 3 years, how the structuring happens. But firstly, I will take everybody through the opportunity जो अभी है. Okay. Yeah. Should I? वैभव जी, muting एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे. हाँ. इसको ना थोड़ा मिक्स लैंग्वेज में रखिएगा, क्योंकि कुछ ना हमारे जो एजेंट्स हैं, कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं ना, उनको थोड़ा सा हिंदी में. हाँ नो वरीज एवरीथिंग. मतलब मुझे पता है मतलब किस पॉइंट पर दोनों तरीके से बात करने की जरूरत पड़ेगी. शुड आई म्यूट एवरीबॉडी व्हाइल आई एम प्रेजेंटिंग? सर, आई हैव ऑलरेडी म्यूटेड एवरीबॉडी, डोंट वरी. ओके, डन. So first of all, thank you everybody for joining on a Sunday morning. So I guess हम लोग ये सेशंस हमेशा करते रहेंगे, because as Tata हम लोगों के पास कमर्शियल ऑफिस या वेयर हाउस या इंडस्ट्रियल वेयर हाउस, इनकी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो ऑलमोस्ट मंथ ऑन मंथ या एवरी सेकेंड मंथ जो है वो आती रहती है. सो अभी हम जिस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ये बॉम्बे में है. सो बॉम्बे एज अ सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. एक एक्चुअल बॉम्बे है, एक बॉम्बे की एक साइड है विच इज थाना, और दूसरी साइड है जो है न्यू बॉम्बे. सो न्यू बॉम्बे में L&T रियलिटी, आई एम श्योर सब लोगों ने L&T रियलिटी के बारे में सुना है. दे हैव a 40 acre mixed use development. So 2008-2009 में जो सिडको, जैसे दिल्ली में DDA होता है, बॉम्बे में MMRDA होता है, न्यू बॉम्बे में सिडको होता है विच इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. सिडको का टेंडर जो है वो L&T ने जीता था, जिसके बाद पहले उनको वहां पर, सो बॉम्बे के बारे में सबको पता है कि बॉम्बे में लोकल ट्रेन जो है वो ही बॉम्बे की शान है. सो जो सीवुड्स का लोकल ट्रेन का स्टेशन है, पहले वो उन्होंने बनाया था, और उसके बाद उनको परमिशंस मिली थी कि अब यहाँ पर आप रेजिडेंशियल या कमर्शियल डेवलपमेंट बना सकते हैं, जो भी उनका प्लान है. तो ये 40 एकड़ की अगर आप बात करते हैं, इस 40 एकड़ में मॉल भी है, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर का. 2 कमर्शियल के टावर्स हैं जिनको बोलते हैं टावर 1 टावर 2. टावर 2 जो है उसमें छोटे छोटे ऑफिसेस है, जिस 1500 से 2000 स्क्वायर फुट, एज स्मॉल एज 1500 से 2000 स्क्वायर फुट. और पूरा अगर फ्लोर प्लेट की बात करोगे तो मेरे ख्याल से वो पूरा फ्लोर प्लेट 70,000 से लेवल का होगा. टावर 1 जो है उसमें बड़े बड़े ऑक्यूपायर्स हैं, मतलब हर क्लाइंट, हर टेनेंट ने कम से कम 30-35 हजार स्क्वायर फुट का स्पेस लिया है. जो मॉल है, मॉल ऑलरेडी L&T 2 साल पहले ब्लैकस्टोन को बेच चुका है. तो ब्लैकस्टोन का इंडिया में जो डिवीजन है मॉल्स के लिए, वो लोग नेक्सस ब्रांड यूज करते हैं, ऑफिसेस के लिए न्यूक्लियस ब्रांड यूज करते हैं, वेयर हाउसिंग इंडस्ट्रियल के लिए वन होराइजन यूज करते हैं. इनफैक्ट आप लोगों ने अगर न्यूज में देखा होगा, जो रिटेल का पहला रीट आने वाला है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वो इसी मॉल का आने वाला है इनफैक्ट. तो नाउ यू कैन इमेजिन कि किस तरीके का ड्यू डिलिजेंस और कितनी थर्ड पार्टीज और कितने स्टेक होल्डर्स ऑलरेडी, जब आप लिस्टिंग करने वाले हो कैपिटल मार्केट्स ऑफ द कंट्री में, तो किस तरीके का ड्यू डिलिजेंस गया होगा, किस तरीके से उनको आगे चल के बिल्डिंग भी मेंटेन करनी पड़ेगी, राइट. तो हम लोगों ने L&T के साथ यहाँ पर 3-4 फ्लोर्स लिए हैं, हर फ्लोर पे अलग अलग क्लाइंट्स हैं. एक अपॉर्चुनिटी 50 करोड़ की आप सबके सामने ही आके गुजर चुकी है.
वो हमने करीबन 1 हफ्ता 10 दिन में पूरी की पूरी फंड कर दी थी, जिसमें हेंकल एडेसिव्स, मतलब सोरोस्की की जो अंगूठी होती है, सोरोस्की की रिंग के ऊपर जो पत्थर लगता है उसको चिपकाने के लिए जो एडेसिव लगता है वो हेंकल है। हेंकल इज मोर देन 143-year-old कंपनी। तो उनका 36,000 स्क्वायर फुट का एक स्पेस था चौथे माले पे, वो हमने फंड कर दिया है। ये हमने अभी 3 दिन पहले ही प्लेटफॉर्म पर लाइव किया है। हम लोगों का खुद का एक कॉमन वेबिनार कल ही था। आई एम श्योर कुछ लोगों ने, आप में से भी कुछ लोगों ने शायद ज्वाइन भी किया होगा। अभी हम बात कर रहे हैं 53 एंड ऑलमोस्ट 53.3 करोड़, थर्ड फ्लोर ऑफ टावर 1, जिसमें आपका क्लाइंट है पाइपलाइन इंफ्रा। सो पाइपलाइन इंफ्रा लिमिटेड जो है वो इंडिया का जो नेशनल गैस ग्रिड है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पाइपलाइन, जो आंध्र प्रदेश साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, काकीनाडा करके एक जगह है, वहां से लेकर भरूच गुजरात तक जाता है। करीबन 1400 किलोमीटर का पाइपलाइन है वो। दे हैव मैन्युफैक्चर्ड इट एंड दे ऑपरेट इट ऑल्सो। पाइपलाइन इंफ्रा एज अ कंपनी इज हाफ, ऑलमोस्ट हाफ, 60-40, 60% ओन्ड बाय ब्रुकफील्ड एज अ फंड, ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट, जो कि दुनिया के सबसे बड़े ऑल्टरनेट एसेट क्लास के मैनेजर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं। बिकॉज पाइपलाइन इंफ्रा जो है वो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट का पार्ट है, और इंडिया का जो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है उसका स्पॉन्सर ब्रुकफील्ड एज अ फंड है। सो इसमें हम बात कर रहे हैं, इनकी 2020 से ऑलरेडी लीज चल रही है। अभी भी 5.5 साल का लॉक इन बचा हुआ है, आज से 5.5 साल का लॉक इन बचा हुआ है, और 6.5 साल का लीज है। मिनिमम 25 लाख का जो हमारा मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है एज फ्रैक्शनल एज ट्राटा, उसमें आप मंथ ऑन मंथ 15,500-16 हजार रुपए का रिटर्न देख रहे हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 8% प्लस। पहला एस्केलेशन 3 साल बाद है 15% का। सो दिस इज जस्ट अ सिनेरियो कि कोविड से पहले, कोविड के बाद, इन जनरल इंडिया में पिछले 10 सालों में ऑफिस स्पेस का डिमांड, प्राइमरीली जो आपके टीयर 1 सिटीज हैं, दिल्ली एनसीआर देखेंगे आप, बैंगलोर देखेंगे, बॉम्बे देखेंगे, हैदराबाद, पूना फॉर दैट मैटर, वो किस तरीके से ग्रो करा है। तो टुडे अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल में, अगर 10 साल पहले 400 ऑफिसेस की जरूरत होती थी, 4 लाख स्क्वायर फुट की जरूरत होती थी, तो वो आज 4 लाख जो है वो 16 लाख बन चुका है। इंडिया को अगर आप होलिस्टिकली ग्लोबल लेवल पे कंपेयर करते हैं तो इंडिया में जो आपका कॉस्ट ऑफ लीजिंग ऑफिस स्पेस है दैट इज लेस देन $1 पर स्क्वायर फुट, जो कि यूएस और यूके, इनफैक्ट पूरे यूरोप के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा कम है। ये कुछ चीजें प्लस बीपीओ की इंडस्ट्री, मतलब आप आज से 15 साल 20 साल पहले भी चले जाएंगे तो सारी बाहर की कंट्रीज जो हैं उनका सबका बीपीओ का सेटअप इंडिया में ही होता था। द ग्रोथ ऑफ आईटी इनेबल्ड सर्विसेज कंपनीज, एंड जो आज की डेट में चाइना +1 के हिसाब से, एंड ऑफ कोर्स हमारा गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है, पूरे का पूरी दुनिया की चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो, ग्लोबल एमएनसीज हो, एवरीबडी वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द इंडिया ग्रोथ स्टोरी। आप वेयर हाउसिंग सेक्टर की बात करो, रियल एस्टेट सेक्टर की बात करो, एफएमसीजी की बात करो, ऑयल गैस की बात करो, दीज आर फ्यू रीजंस की ऑफिस स्पेस का डिमांड जो है, पब्लिक बोल रही है कि नहीं बॉस फ्लेक्सी स्पेस, कोवर्किंग स्पेस वो सब आ गया है, बट ऑलवेज कीप इन माइंड के बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, दी इन्फोसिस, दी माइक्रोसॉफ्ट, द गूगल्स ऑफ द वर्ल्ड, जिन्होंने आज से 1-1.5 साल पहले बोला था कि हम सारी जिंदगी के लिए वर्क फ्रॉम होम कल्चर चला देंगे, आज वो लोग कंपल्सरीली हाइब्रिड कल्चर पर आ गए हैं। आईटी सर्विसेज जो है, टेक्नोलॉजी टीम, टेक्नोलॉजी कंपनी जो है, उनके लिए आप एक बारी के लिए बोल भी सकते हैं कि शायद उनको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़े, बट एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट वर्टिकल, आपको ऑफिसेस चाहिए रहेंगे और आप पब्लिक ऑफिस जाएगी। तो ये जो लोगों को एक पर्सपेक्टिव आ गया है कि बॉस कोविड के बाद अभी हाइब्रिड कल्चर ही रहेगा, या चॉइस रहेगी लोगों को कि घर से काम करें या ऑफिस से काम करें, वैसा हमेशा के लिए चलने वाला नहीं है, बिकॉज सब कुछ वैसे रन नहीं कर सकता है। So just a location overview. So Bombay as a city, primarily अगर आप देखेंगे द फाइनेंशियल कैपिटल,
ज्यादातर बॉम्बे में कैपिटल मार्केट्स के अलावा मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, आईटीएस इंडस्ट्री और बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनीज हैं. एंड ऑल दीज कंपनीज, they have, most of these companies have their head offices, headquarters which are based out of Bombay, because Bombay में जो labor है वो बहुत ज़्यादा skilled रहता है. Bombay का infra can't be compared with any other city in our country at least. Primarily Bombay as a location के key micro market, so Lower Parel और CBD अगर आप देखेंगे, which is Bandra Kurla complex, जहाँ पे ज़्यादातर offices हैं. Then you have a core western suburbs, western line, जहाँ पे आपका गोरेगांव, मलाड और अंधेरी वेस्ट का एरिया आ जाता है. देन इज योर न्यू बॉम्बे, जहाँ पर हम लोगों का एसेट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और एक पूरा का पूरा पोर्शन हो जाता है थाने का. न्यू बॉम्बे एज अ मार्केट, एज एन एरिया, हैव अ लॉट ऑफ प्लान्ड थिंग्स, जिसमें से बहुत सारी चीजें आज रियलिटी बन चुकी हैं, बहुत सारी चीजें अगले 2 साल में रियलिटी बन जाएंगी. तो आप जो सीवुड्स एज ए लोकेशन की बात कर रहे हैं, जो न्यू बॉम्बे, नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट आने वाला है, विच विल बी ऑपरेशनल बाय नेक्स्ट ईयर एंड, एंड फर्स्ट दे विल स्टार्ट फ्रॉम दी कार्गो सर्विसेज, बिकॉज बॉम्बे में ऑलरेडी टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जो सांता क्रूज और विले पार्ले में है. तो नवी मुंबई एयरपोर्ट जो उसको मेन बनाने का पर्पस ये है कि अगर आप मैप देखेंगे नीचे, विच इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और JNPT जो है वो कनेक्ट करता है एक ट्रांस हार्बर लिंक से टू द साउथ ऑफ बॉम्बे, जो पूरा सी है, बेसिकली अरेबियन सी जो पूरा है. ट्रांस हार्बर लिंक ऑलरेडी आज की डेट में, अगर आप में से कोई भी बॉम्बे आता जाता रहता है, या आप में से कोई लोग बॉम्बे में है, इट इज ऑलरेडी विजिबल. अगर आप बॉम्बे से वाशिका ब्रिज लेके न्यू बॉम्बे की तरफ जाते हैं तो उसके पैरेलल ट्रांस हार्बर लिंक आज विजिबल स्टेट पे है. दी ऑपरेशंस आर गोइंग टू स्टार्ट एनी टाइम नाउ, प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट 6 to 8 months ऑफ टाइम. उसके चालू होते ही ऑल योर वाटरवेज, एक टाइम पे बॉम्बे में फेरीज चला करती थी जो अभी आउटस्कर्ट्स जाने के लिए चलती हैं. वाटर ट्रांसपोर्ट दोबारा ऑपरेशनल होने वाला है. JNPT का पोर्ट जो है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंफ्रा जो है वो बन चुका होगा. सीवुड्स जो स्टेशन है, जो मैंने आपको बताया कि ये 40 एकड़ के डेवलपमेंट में इन्होंने पहले स्टेशन बनाया और उसके बाद अपना रेजिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट किया है, वो इस डेवलपमेंट के अंदर से गुजरता है. सीवुड्स एक ऐसा स्टेशन है जहां से आप बॉम्बे का साउथ, बॉम्बे का ईस्ट, बॉम्बे का सेंट्रल और बॉम्बे का वेस्टर्न, कनेक्टिविटी वाइज यू कैन गो ऑल 3 साइड्स. पूरी की पूरी 360 मैपिंग करता है. इट इज वन ऑफ दोज हब्स, जैसे आप दिल्ली की मेट्रो की बात करेंगे, या कोलकाता की ट्रैम और मेट्रो की बात करेंगे, बैंगलोर की मेट्रो की बात करेंगे, तो हर जगह पे एक हब्स होते हैं जहाँ से अलग अलग जगहों पर लोग जा सकते हैं. सीवुड्स का जो लोकल ट्रेन का स्टेशन है, दैट फॉर अस. सिर्फ L&T ग्रैंड सेंट्रल सीवुड्स के अलावा ये स्लाइड जो है, आजू बाजू में इन जनरल आपके पारस डिफेंस, डाउ इंडिया, IBM, ICICI बैंक, किस तरीके के टेनेंट्स और जिनके ज्यादातर हेड ऑफिसेज हैं. और अगर आप स्पेसिफिकली बात करेंगे सिर्फ हमारे एसेट उस बिल्डिंग की, जो आज हमने बिकॉज 3-4 फ्लोर लिया है, L&T ने खुद ने अपना लास्ट ट्रांजैक्शन जो है वो 14,915 पर स्क्वायर फुट के प्राइस पर किया है. यू कैन इमेजिन एट 12,250 व्हाट इज द प्राइस दैट वी आर गेटिंग दिस थिंग. मतलब अगर आज से 4 साल के बाद, 3 साल के बाद न्यू बॉम्बे एज अ मार्केट, ये इंफ्रा की स्टोरी जो है, सब कुछ होने के बावजूद भी अगर न्यू बॉम्बे एज अ मार्केट x to 1.5x या 2x नहीं होता है, we have today bought the whole transaction, we have done this whole acquisition at such a market discounted price. मतलब रेडी रेकनर से भी 300 रुपया कम है प्राइस, फॉर दैट मैटर. हमने उस प्राइस पे किया है कि मैं अगले 3 साल में अपना एवरेज आउट कर सकता हूँ प्राइस. दैट इज द डिस्काउंट विच यू आर गेटिंग टुडे. दीज आर दी टेनेंट्स जो टावर 2 में है, होल्डिंग, CDSD, रियलिटी और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, कोच इंजीनियर जो आपके एलिवेटर्स, लिफ्ट बनाते हैं. आप उनके प्राइसेस देखेंगे तो 13,500 से लेके मैक्सिमम 15,400, 15,600 तक के प्राइसेस हैं. एंड जस्ट इमेजिन एट व्हाट प्राइस वी आर बाइंग दिस टुडे.
लीज ट्रांजैक्शन, सो पाइपलाइन इंफ्रा जो इसमें टेनेंट है वो 91 रुपीज पर स्क्वायर फुट पर मंथ के प्राइस पर है। और अगर आप देखेंगे तो ये प्राइस जो है, बिकॉज जब भी आप रियल एस्टेट स्पेशली प्रीलीज्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद भी खरीद रहे हैं चाहे 15-20 करोड़ की चीज, मार्केट कौन सा है, लोकेशन कौन सा है, बिल्डिंग की क्या क्वालिटी है, डिमांड एंड सप्लाई उस लोकेशन में उस बिल्डिंग में कैसा है, वैकेंसी रेट कैसा है, उसके अलावा आपको ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप क्या प्राइस पर आज चीज को खरीद रहे हैं, इज इट एट पार विद मार्केट और बिलो। बिकॉज सिर्फ रेंटल इनकम के लिए आप रियल एस्टेट में पैसा नहीं डालते, आप कैपिटल अपसाइड का स्कोप भी देखते हैं। और आपका जो टेनेंट है, क्या डेवलपर ने कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन तो नहीं करके बैठा था कि ये टेनेंट जो है उसका इस बिल्डिंग और मार्केट से बहुत कम भाव है या बहुत ज्यादा भाव है। तो अगर आप देखेंगे 91.5 जो प्राइस है, दैट इज इन लाइन विद all other tenants which are in the building, same or the other building. The lowest rent you see is 84, the highest rent you see is 98 rupees of NCL India. So you are at the market average, in line with the market. कल को जब टेनेंट को बदलना है या एसेट को एग्जिट करना है और किसी दूसरे बायर को आना है, all these things, all these numbers, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। So just a brief about L&T Realty. So L&T कंस्ट्रक्शन ऑल टुगेदर अलग कंपनी हो जाती है। उन्होंने अपनी रियलिटी यहाँ आज से 12 साल पहले बनानी चालू करी। दे स्टार्टेड विद डेवलपिंग कमर्शियल स्पेसेस प्राइमरली आउटसाइड बॉम्बे। सो आपका चेन्नई में L&T का इनोवेशन कैंपस, हैदराबाद में हाईटेक सिटी, आपका ये बैंगलोर में जो L&T का टेक पार्क है टूवर्ड्स एयरपोर्ट हेब्बाल की तरफ, नॉर्थ ऑफ बैंगलोर। एंड देन दे स्टार्टेड कमिंग इनटू रेजिडेंशियल स्पेस एज वेल, पर्टिकुलरली एसेट जो मैंने आपको बताया। सो मॉल और ऑफिस जो है अप्रोक्सीमेटली 29 लाख स्क्वायर फुट, वो ऑलरेडी सब डिलीवर्ड है, पीपल आर ऑपरेटिंग देयर। मॉल्स में यू हैव द बेस्ट ऑफ द ब्रांड फ्रॉम एन H&M टू एन एडिडास टू अ नाइकी टू अ कैल्विन क्लाइन। रेजिडेंशियल इनका अभी भी अंडर डेवलपमेंट है। रेजिडेंशियल की डिलीवरी फेज वाइज अभी से 6 महीने में चालू होनी है। ओसी आ गया है एक फेज का। आई विल शो यू द मास्टर प्लान ऑल्सो। ये ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट्स, जहां से कोई भी ट्रांसपोर्ट गुजरता है अगर किसी डेवलपमेंट से, तो दुनिया में और कहाँ पर है, तो लंदन बोलो या हांगकांग बोलो, यूएस बोलो या मैड्रिड बोलो, दीज आर द एग्जांपल्स। इंडिया में अभी भी बहुत सारे ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट बन रहे हैं। जब L&T ने बनाया था, दे वर द फर्स्ट वन एंड द लार्जेस्ट। सीवुड्स ग्रैंड सेंट्रल के अंदर रिटेल एज वेल एज ऑफिसेज में किस तरीके के टेनेंट्स हैं, तो अगर आप रिटेल की बात कर रहे हैं, प्यूमा, H&M, वेस्ट साइड, टॉमी, ऑल्डो। आप ऑफिसेस की बात कर रहे हैं, सो टेवा फार्मा को ऑलरेडी सन फार्मा आज से 1-1.5 साल पहले एक्वायर कर चुका है। SBI लाइफ इंश्योरेंस है टावर 1 के अंदर। आइशर है, मैनकाइंड फार्मा का ऑफिस है, मैक्स लाइफ का ऑफिस है, वीवर्क का ऑफिस है। These are the tenants we are talking about. We are specifically talking about 39,000 स्क्वायर फुट, जो कि 3rd फ्लोर ऑफ टावर 1 विंग सी में है। दोनों टावर्स में विंग ABC है। टावर 1 का जो 3rd फ्लोर है उसमें पूरी की पूरी सी विंग जो है वो पाइपलाइन इंफ्रा लिमिटेड की है। मास्टर प्लान जस्ट फॉर यू, अगर आप मेरा कर्सर देख सकते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टावर 1। ये आपका मॉल का जो पूरा एरिया है, ये रिटेल का जो पूरा स्पेस है मॉल के साथ, और इसके नीचे से अगर आप यहाँ पे देखेंगे पूरा का पूरा ये पटरी जा रही है इस तरफ आपकी, एंड ऑन अदर साइड ऑफ द ट्रैक इज योर रेजिडेंशियल डेवलपमेंट, जिसकी डिलीवरी चालू होनी है आज से 6 महीने के बाद। सम इंटरनल इमेजेस ऑफ द एसेट। आपके टेनेंट ने मूव इन करने से पहले खुद खर्चा करा है, खुद फिट आउट और इंटीरियर करा है, या बिल्डर ने, डेवलपर ने उसको करके दिया है, ये दोनों चीजें बहुत मैटर करती है। क्योंकि आदमी जब खुद अपने 30-50 करोड़ के ऑफिस स्पेस में, जहाँ पे वो 1-2 करोड़ का फॉर एन एग्जांपल रेंट देगा हर महीना, अगर खुद 10-15-20 करोड़ रुपए डाला है, आज अगर ये 12,500 रुपए पर स्क्वायर फुट की चीज है, अगर 5 से 7,000 रुपए पर स्क्वायर फुट का खर्चा किसी टेनेंट ने खुद ने करा है, they would want to think twice thrice before leaving the space. Only unless उनके फाइनेंशियल्स खराब है, उनका बिजनेस ही नहीं चल रहा है, तो ऑल टुगेदर डिफरेंट
बात हो जाती है, बट फिट आउट टेनेंट ने खुद करा है या बिल्डर ने करके दिया है, वो चीज बहुत मैटर करती है. वी प्रेफर गेटिंग इनटू स्पेसेस. हम वही ज्यादातर प्रॉपर्टीज जब स्काउट कर रहे होते हैं लेकर आते हैं जो कि जिसमें खुद ही उन लोगों ने किया हो. नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट, जस्ट अ सेकंड, अरे यार ये स्क्रीन आ गई. या So just an overview of Pipeline Infra Limited. So the natural gas pipeline operator, the company is owned by India Infrastructure Trust, जिसका sponsor है Brookfield India, Brookfield Asset Management as a company. इनके primarily clients आपकी refineries, petrochemical companies, gas distribution companies हैं. ये इनका हेड ऑफिस है. 2020 से इनका लीज चल रहा है. इनका लॉक इन जो है वो 3 साल का था, जो कि प्रैक्टिकली अभी 2023 में जून जुलाई में खत्म होना था. बट हम लोगों का डिस्कशन एल&टी के साथ 3-4 क्लाइंट्स आधे टावर के लिए 4-6 महीने से था. एल&टी ने ऑलरेडी लीज इन्होंने ऑलरेडी 10 साल की साइन करी हुई थी. सो एल&टी ने अब इनका वो बढ़ाकर तो 5 साल और बढ़ जाता है और 6 महीना इनका पिछले लॉक इन का ही बचा है. सो आज से लेकर यू हैव 5.5 years of lock-in still left, 6.5 years of lease still left. तो जैसे ही मैं आपको बता रहा था, ये पूरा का पूरा गुजरात अगर आप देख रहे हैं, this is exactly called as Bharuch. So this southeast corner is your Kakinada. Kakinada to Bharuch, approximately 1375 kilometers, 1400 किलोमीटर की पाइपलाइन है जो कि ईस्ट टू वेस्ट जा रही है प्रैक्टिकली. और जो हमारा नेशनल ग्रिड है, इंडिया का गैस ग्रिड, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पैच है. जस्ट बेसिक नंबर्स एंड फाइनेंशियल्स. ऑलरेडी जून 2020 से लीज चालू है. 5.5 साल का लॉक इन, 6.5 साल का लीज बचा है. 15% का एस्केलेशन है. तीसरे साल पर इन्होंने 3 महीने का डिपॉजिट जो कि करीबन 1 करोड़ 7 लाख के आसपास होता है वो दे रखा है. अच्छा पार्ट ये है कि कमर्शियल स्पेस में हमेशा मेंटेनेंस जो होता है वो टेनेंट के ही सर पे होता है. आप एज एन इन्वेस्टर जो है वो लैंडलॉर्ड बनते हो हमारे मॉडल में, को लैंडलॉर्ड बनते हो और 50 या 100 इन्वेस्टर्स के साथ. एल&टी ने जब इन टेनेंट्स को लेकर आया तो टेनेंट के प्रॉपर्टी टैक्स और इंश्योरेंस जो यूजुअली लैंडलॉर्ड के सर पे होता है, इस केस में प्रॉपर्टी टैक्स भी टेनेंट के ही सर पर है. तो आपके लिए एज सच एज एन एक्सपेंस स्ट्राटा की फीस के अलावा 25 लाख के इन्वेस्टमेंट पे साल का 1600 रुपए सिर्फ इंश्योरेंस है, नथिंग एल्स. तो 1.01% इज योर एक्सपेंस ऑन पर एनम बेसिस. उसमें भी पहले साल में हम लोग अपनी मैनेजमेंट फी वेव ऑफ करते हैं, तो आपको पूरा का पूरा ही 8.1% आपके हाथ में आता है. ये मैं आपको एक्सेल शीट से दिखा दूंगा एक बार. टोटल 53.5 करोड़ के आसपास का प्राइस. बेसिक 25 लाख रुपी का मॉडल है. तो 25 लाख रुपीज पे यू आर लुकिंग एट 2 लाख रुपीज ऑन अ पर एनम बेसिस. डिवाइड करेंगे तो आप 16,600 16,700 रुपए मंथ ऑन मंथ का आपको वो आता है. So just a thesis. It's a LEED certified grade A plus property. Multiple infra development is already happening, already operational. Few things are more coming. We are talking about 9.1% of the entry yield, gross entry yield. Targeted IRR. तो हमको आज जितने डिस्काउंट में चीज मिल रही है और जिस तरीके का वहां पर इंफ्रा डेवलपमेंट हो रहा है, इकोसिस्टम बन रहा है, वी आर लुकिंग एट अ 6% ग्रोथ रेट. ऑल्सो आई मीन पर्सनली स्पीकिंग 7% growth rate is something which is also achievable, but we want to keep our investors by giving a projection of a conservative number. So, and 5.5 years of lock-in and 6.5 years of lease still left. Basic terms for investors. पहले साल जो रेंटल टॉपअप है, रेंटल टॉपअप बोल दो आप इसको, या बोल दो आप फर्स्ट ईयर की मैनेजमेंट फी स्टार्टा नहीं दे रहा है. मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए होता है. वी चार्ज अ 1% मैनेजमेंट फी. Performance fee only if you as an investor is making money, I will make money, otherwise I don't make money at the time of exit. Just a brief about what have we been doing, where do we stand today. So after completing this asset, we should be closer to 830 840 crores. This is our journey from last 2.5 close to 3 years. We will be completing 3 years by April 2023.
हमारा पहला एसेट मई 2020 में आया था। वी आर क्लोज टू मैनेजिंग 28 लाख स्क्वायर फुट, जिसमें हम लोगों ने, अगर आप ये वाला चार्ट देखेंगे सर्कल वाला, 35% मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज हमने करी हैं, 30% वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज हमने करी हैं, 30% ऑफिस स्पेसेस हमने करे हैं। ये नंबर अभी 30 का शायद 40-45 पहुंच जाएगा, बिकॉज हम 3-4-5 डील्स कर रहे हैं एलएनटी का। रिटेल हमने अभी तक एक ही करा है, जो वेस्ट साइड का शोरूम था चेन्नई के रिटेल हब में, विच इज कॉल्ड एज अंबतू। सो जयपुर, बॉम्बे, पूना, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, आउटस्कर्ट्स ऑफ बैंगलोर जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब है, होसूर, which is geographically it comes under Tamil Nadu. We have explored all of these places. These are the type of tenants जो हमने प्रॉपर्टी सारी करी हैं, उनके हैं। Reach Local is in Bombay, AGS Health is in Chennai, Westside is in Chennai. Henken just ये नया एडिशन है जो हमने अभी 10 दिन पहले ट्रांजैक्शन खत्म करा है इसी बिल्डिंग का, उसका कलेक्शन खत्म हो गया है। आप और मैं जब बात कर रहे हैं तो ये हफ्ते में हम रजिस्ट्रेशन करके एलएनटी को पहला 50 करोड़ रुपए देने वाले हैं। वेकफिट, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैट्रेस एंड फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। प्यूमा का हेड ऑफिस जो बैंगलोर में है, एक 11 माले की बिल्डिंग है, क्रिश टावर्स, जो आपका कन्वेंशन होटल ग्रुप है, जिनका हयात है, जिनका हार्ड रॉक होटल है गोवा में, उन लोगों ने वो बिल्डिंग बनाया है क्रिश टावर। उसमें 11 में से 5 फ्लोर प्यूमा के हैं, जो उनका इंडिया का हेड ऑफिस है। इससे पहले कभी प्यूमा का हेड ऑफिस हुआ ही नहीं करता था इंडिया में। वो 5 फ्लोर का ट्रांजैक्शन हम लोगों ने किया है। जस्ट एज अस, सो आपके पास सारा ड्यू डिलिजेंस करके प्रॉपर्टी को लाना, पूरा मार्केट का स्टडी करके सारा का सारा डेटा, सारा का सारा इंटेलिजेंस आपके साथ शेयर करना, पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन मैनेज करना, मंथ ऑन मंथ आपको पे आउट जाना, कंपनी के लेवल पे, एसपीवी के लेवल पे, फाइलिंग ऑफ द बुक्स, एक डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट मैनेजर जैसे मैं हूँ वैसे सबको असाइन होना। कल को टेनेंट को रिप्लेस करना है तो वो काम, कल को पूरे के पूरे एसेट को बेचना है 3-5 years डाउन द लाइन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मैनेज्ड बाय अस अंडर आवर एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज। दिस इज जस्ट अ स्नैपशॉट। आपको जो ऑनलाइन आपका डैशबोर्ड मिलता है एज एन इन्वेस्टर, आपका टीडीएस सर्टिफिकेट उस पर चढ़ जाता है, आपको जब हर महीने पैसे आ रहे हैं वो सारी चीज आपको वहीं पर मिल जाती है। या सो स्ट्राटा एज अ कंपनी, हम लोगों ने 2 राउंड ऑफ फंड रेस करे हैं अब तक। एक सीड राउंड रेस किया था करीबन $1.5 million, 17-18 करोड़ का, 2020 जनवरी में। एंड लास्ट ईयर 2021 में हम लोगों ने कोटक गुरुहास के साथ, गुरुहास जो आपका जेरोदा के 2 भाई जो हैं, निखिल कामत, नितिन कामत, जो छोटा भाई है निखिल कामत, उसका प्रॉपटेक फंड है ये, गुरुहास प्रॉपटेक LLP। they keep on backing proptech companies across country. कोटक का जो प्राइवेट इक्विटी आर्म है, कोटक महिंद्रा ग्रुप, उदय कोटक जी की जो कंपनी है, with this they keep on investing into companies. So these are our stakeholders. हमारे बोर्ड में कल को किसी भी प्रॉपर्टी को लाने से पहले, कुछ भी नया फीचर करने से पहले, जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनमें स्टेक होल्डर्स आते हैं। तो सुदर्शन लोधा और प्रियंका जो कि को फाउंडर्स है कंपनी के, इनके अलावा ये लोग भी हैं जो कंपनी के बोर्ड पर हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो द स्टेक होल्डर्स, आर पार्टनर्स। सो प्रैक्टिकली दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज सही प्राइस पर खरीदी जा रही है या नहीं खरीदी जा रही है, मार्केट से कम प्राइस पे खरीदी जा रही है, ज्यादा पे खरीदी जा रही है, ये सब डेटा कहाँ से हमारे पास उसका एक्सेस है, लेजिट एक्सेस है या लेजिट नहीं है। सो प्रॉपस्टैक जो है वो स्टाटा में स्टेक होल्डर है। सो they are the largest commercial data analytics company in India. अगर आज जापान की किसी बड़े फंड को इंडिया में आके इन्वेस्ट करना है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है FDI स्कीम के अंडर, वो कहाँ से सारे के सारे डेटा का एक्सेस करेंगे? वो तो हर म्यूनिसिपैलिटी के कॉर्पोरेशन के सब रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं जा सकते हैं, राइट? सो प्रॉपस्टैक गिव्स अस द एक्सेस कि लास्ट 10 साल 12 साल में सारी की सारी कमर्शियल बिल्डिंग में क्या लीज पर ट्रांजैक्शन हुई है, कल को कितने प्राइस पे बेचा गया, जो ओनर है उसके ऊपर कितना लोन है या नहीं है। यूनिवर्सल बिहेव्स लाइक अ कस्टोडियन। सो जो भी सारी चीजें आप डॉक्यूमेंट्स की, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, लीगल रिपोर्ट,
गवर्नमेंट एनओसी, जो भी चीजों की हार्ड सॉफ्ट कॉपीज आप अपने डैशबोर्ड पे देखते हैं, उन सब की हार्ड कॉपीज यूनिवर्सल ट्रस्टीशिप के पास रहती है। आपका जो शेयर सर्टिफिकेट है, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप शेयर होल्डर बनते हैं, तो आपका शेयर सर्टिफिकेट जिसकी सॉफ्ट कॉपी आपके डैशबोर्ड पे हमेशा रहती है, जो आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, उसकी हार्ड कॉपी भी हमेशा यूनिवर्सल की कस्टडी में रहती है। वी डील विद ओनली द लीडिंग बैंक्स ऑफ इंडिया, सो HDFC एंड ICICI। ICICI बेसिकली एस्क्रो पार्टनर भी है, तो आपका पैसा कभी भी आशुतोष को या वैभव को या स्ट्राटा को नहीं जा रहा, आपका पैसा हमेशा एस्क्रो में जाता है, और उस एस्क्रो को ICICI बैंक एज एन एस्क्रो एजेंट मैनेज करता है। रेजर पे जो है वो आपके डैशबोर्ड पे इंटीग्रेटेड है, तो जब जब आप पैसा ट्रांसफर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको उसका एक्नॉलेजमेंट आता रहता है। Perfect. So I think I will, we can open the session for questions. Ashutosh, अगर किसी की कुछ भी queries हैं, one can anyone buy a full plate? नहीं जतिंदर सर, हमारा मॉडल नहीं है ट्रेडिंग ऑफ का। आपको ये समझना जरूरी है कि आज आप बार बार अगर रेजिडेंशियल बाइंग कर रहे हैं, इंडिया में दिल्ली से लेके चेन्नई तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कोई भी रेजिडेंशियल आपको 1, 1.5, 2, 2.5% से ज्यादा का रेंट नहीं देता है साल का, मैक्सिमम 3। और आप अगर किसी भी कमर्शियल ऑफिस स्पेस या वेयर हाउस की बात कर रहे हैं, वो आपको देता है कम से कम 6, 7, 8% का रेंटल ROI, राइट। सो हमारा मॉडल ही ये है कि हम यही 20, 30, 50, 100, 200 करोड़ की चीजें जो पहले सिर्फ फंड्स के पास एक्सेस होता था या अल्ट्रा HNI लोगों के पास एक्सेस होता था, आज वही एक्सेस हम उन्हीं लोगों को देना चाह रहे हैं जो शायद मार्केट में 2-2.5 करोड़ का दूसरा घर लेने निकले हुए हैं, क्योंकि 2-2.5 करोड़ का घर लेने के लिए आपको 10, 15, 20% अपने अकाउंट में भी रखना जरूरी है, राइट। पूरा का पूरा 100% लोन नहीं होता। तो आज वो लोग जो 20-50 लाख रुपए इन्वेस्ट करके शायद लैंड में या रेजिडेंशियल में अंडर कंस्ट्रक्शन में डाल रहे हैं, या प्रॉब्ली स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी में अपने पैसा बर्न कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को आज हम ग्रेड A ऑफिस स्पेसेस का वो दे रहे हैं, एक्सेस दे रहे हैं कि 50 करोड़ की चीज में आप 50 लाख रुपए डाल। आई गेस अरुण जी को कोई क्वेश्चन पूछना है, आशुतोष उनको अनम्यूट करना है शायद। मैं तब तक दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। इफ ओनर ऑफ द SPV डायरेक्ट बिकम बैंक ऑफ, सर SPV के ओनर आप है, SPV स्ट्राटा की नहीं है। सो लेट अस अंडरस्टैंड, एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए एक नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जाती है, उसको आप स्पेशल पर्पस व्हीकल बोल रहे हैं। उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ओनर्स आप 100 लोग हैं, अगर 100 करोड़ की चीज में 1-1 करोड़ सब लोगों ने डाला है, तो आप 100 लोग हैं, आपके 100 लोगों में अगर 2 लोग मर भी जाएंगे तो उनके नॉमिनीज हैं। आपका इन्वेस्टमेंट बिना नॉमिनी के नहीं होता। आज की डेट में इंडिया में अकाउंट भी बिना नॉमिनी के नहीं खुलता है, बैंक अकाउंट। सो अगर 100 शेयर होल्डर्स हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जिसके अंडर एक ये L&T का एसेट है, डिसीजन मेकिंग करने के लिए जब भी सपोजिटली टाटा 3 साल के बाद सबके पास आया एज एन एसेट मैनेजर कि सर ये रही वैल्यूएशन रिपोर्ट, हम हर साल आपको भेजते हैं, मार्केट्स बहुत अच्छा चल रहा है, ये टेनेंट जो है अब दोबारा रिन्यू नहीं करने वाला। हम लोगों ने ऑलरेडी बाकी टेनेंट से बात करनी चालू कर दी है, आप लोगों का कंसेंट चाहिए। सो 75% ऑफ द पीपल दे नीड टू से यस। अगर 75% मेजॉरिटी हाँ बोलती है, तो बाकी 25% लोगों को कंपनीज लॉ, जो इंडिया का कंपनीज एक्ट है 1956 मॉडिफाइड इन 2012, उसके तहत आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो उसमें गाइडिंग रूल्स लिखे हैं। सो हर एसेट में हर डिसीजन मेकिंग के लिए 75% लोगों की हामी चाहिए। आप ये भी बोल सकते हैं कि वैभव आपने दिल्ली में प्रॉपर्टी ली, मैं दिल्ली का बंदा हूँ, हो सकता है मुझे गुड़गांव साइबर हब के बारे में आपसे ज्यादा पता है। आप जब 3 साल बाद आके सारे इन्वेस्टर्स को वोटिंग के लिए बोल रहे हैं और आप बोलते हैं कि ये सही टाइम है, हमको एसेट एग्जिट कर लेना चाहिए, बट मुझे लगता है कि 1 साल और रहना है, तो इट्स अ 2 वे थिंग। आपके साथ साथ
बाकी और 75% लोगों को भी ये चीज लगनी चाहिए। फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजन वी फील कि अगर हम, तो सर मेरा बिजनेस मॉडल जो है ना, मेरी साइकिल तभी खत्म होगी जब मैं लोग इन्वेस्टर्स को प्रॉफिटेबिलिटी देकर एग्जिट कराऊंगा। एसेट का एग्जिट, प्रॉपर्टी का एग्जिट 1 साल 2 साल में तो करना कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर आज आप प्रॉपर्टी डिस्काउंट प्राइस पे ले रहे हो तो 24 महीने से पहले वैसे ही नहीं बनता, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपका प्रॉफिट जो है वैसे ही वो हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे, राइट। और प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट एक चीज ऐसी है, स्पेशली कमर्शियल रियल एस्टेट, हर मार्केट 3-4 साल लेती है मैच्योर होने में। आज अगर मैं इस मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ, ट्रांस हार्बर लिंक अगले साल चालू होना है, नवी मुंबई एयरपोर्ट दूसरे साल में चालू होना है। एटलीस्ट 3 से 3.5 साल तो मिनिमम होराइजन होना चाहिए हर आदमी का टू कीप इन्वेस्टेड। क्या टेनेंट का 5.5 साल का लॉक इन है तो आप इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर का भी लॉक इन वो होगा। इन्वेस्टर का लॉक इन टेनेंट जितना नहीं है। इन्वेस्टर जो है वो सिर्फ 1 ही साल के लिए लॉक्ड इन है, बिकॉज इंडिया के कंपनीज एक्ट के तहत शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप एक बार कंपनी रजिस्टर करने के बाद 1 साल तक बदल नहीं सकते। ना ही 100 शेयर होल्डर को 120 कर सकते हो, ना ही 100 को 90 कर सकते हो। सो वही आपका होल्डिंग पीरियड है। लेकिन आप ये भी चीज जानिए कि आपको 50 करोड़ में 50 लाख रुपए डालने का मौका मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि रियल एस्टेट के डायनेमिक्स बदल गए हैं। अगर आपका 3-4 साल का होराइजन है ही नहीं तो मैं बोलूंगा फ्रैक्शन छोड़िए, रियल एस्टेट में भी पैसा डालना सही चीज नहीं है। मार्केट में और बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट में पैसा डालना है तो सिर्फ रेंटल इनकम के लिए पैसा नहीं डाल रहे हैं, कैपिटल अपसाइड के लिए भी पैसा डाल रहे हैं, राइट। पंकज कुमार सिंह, इफ कंपनी बिकम्स बैंकरप्ट, सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्राटा में आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। स्ट्राटा आपका प्रॉपर्टी मैनेजर है। मेरे बैंक करप्ट होने से आपके पैसे, आपकी जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप जिस कंपनी में पैसा डाल रहे हैं, जो आपके बिहाफ पे एसेट खरीद रही है, उस कंपनी को मैनेज करने वाला स्ट्राटा है। स्ट्राटा कल को अगर बंद भी हो जाएगा, आपका लॉस सिर्फ एक ही होगा कि आपको जो ऑनलाइन डैशबोर्ड का एक्सेस मिल रहा है वो नहीं मिल रहा, बस वो फिर आप किसी टेक्नोलॉजी कंपनी को पकड़कर सारे इन्वेस्टर्स मिलके वो करा लेंगे। स्ट्राटा के रहने या ना रहने से कुछ नहीं हो रहा है। इमेजिन करिए कि आशुतोष दिल्ली में है और उनका कोई एक इन्वेस्टर है जो यूएस बैठा है, और दिल्ली में 4 जो दुकानें हैं उस इन्वेस्टर ने आशुतोष को दे रखी है कि बॉस तुम इनको रेंट पे डालते रहना और तुम टेनेंट्स देखते रहना, मैनेज करते रहना, हर महीने मेरे को इसका पैसा भेजते रहना। बस आशुतोष उस चीज को ट्रेडिशनली कर रहा है पेपर पेन पर, मैं उस चीज को ऑनलाइन कर रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जब भी हम कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं तो जर्मनी में बैठा बंदा वो भी कैसे एक्सेस करेगा, उसको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। उसको पता होना चाहिए स्ट्राटा किससे बाय कर रहा है, कौन टेनेंट है, उसका अग्रीमेंट क्या है, कितने साल का लॉक इन बचा है, क्या रेंट दे रहे हैं। टेनेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, मतलब पता लगा कि 3-5 साल का लॉक इन साइन कर बैठे हैं, लेकिन इनका खुद का तो बिजनेस ही नहीं होता है। सो वी आर नॉट डीलिंग विद सच कंपनीज। आज अगर मैं पाइपलाइन इंफ्रा की बात कर रहा हूँ या इससे पहले हेंकल की बात कर रहा था, तो हेंकल 3 लाख करोड़ का काम करती है साल का, $30 बिलियन ऑफ रेवेन्यू। स्केचर्स के जूते के एडेसिव से लेकर सोरोस्की की रिंग के ऊपर जो पत्थर लगता है, इंडिया में उनका सिर्फ ब्यूटी केयर और एडेसिव्स ही है। बाहर उनका ल्यूब्रिकेंट्स और लॉन्ड्री का भी बहुत बड़ा काम है। इट्स अ जर्मन बेस्ड कंपनी। पाइपलाइन इंफ्रा की अगर आप बात कर रहे हैं, जो इस प्रॉपर्टी का टेनेंट है, वो कंपनी रिलायंस और ब्रुकफील्ड एज अ फंड की ओन्ड कंपनी है, और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट का पार्ट है। वो इंडिया में 4 ही इन्वेट्स हैं। इन्वेट्स आर इंडिया इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। 4 इन्वेट्स में से एक इन्वेट जो है वो पाइपलाइन इंफ्रा का है, जिसका स्पॉन्सर ब्रुकफील्ड है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टेनेंट का बिजनेस क्या है। आज अगर इनका 3.5 साल का लॉक-इन, 3 साल का लॉक इन खत्म होने वाला था जून 2023 में, और अगर ये पैसा नहीं कमा रहे हैं या ये हेड ऑफिस बदलने के फिराक में होते, तो आज से 4-6 महीने पहले जब एल&टी ने बोला कि आप अपना रिन्यू करेंगे क्या अग्रीमेंट, तो सीधा इन्होंने 3 की जगह 5 साल का लॉक इन रिन्यू किया। सो अपने हेड ऑफिस में एक बार 9 साल का लीज, 3 साल के लॉक इन को, अब 3 साल के लॉक इन को 5 कर दिया है, और पिछला 6 महीना ऑलरेडी बचा है।
सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्योंकि आपको पैसा स्ट्राटा नहीं दे रहा है, स्ट्राटा आपके लिए पैसा रूट कर रहा है, स्ट्रक्चर कर रहा है कि 100 रुपए एसपीवी के अकाउंट में आया, 100 का 100 रुपए सारे इन्वेस्टर्स को पास ऑन हो गए। पैसा तो टेनेंट का ही आ रहा है ना, तो आपको टेनेंट के प्रोफाइल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और ये चीज तब भी, आज आप 25-50 लाख रुपए डाल लें तब भी जरूरी है। अगर आपके पास 20 करोड़ रुपए डालने का भी है, खुद प्रीलीज प्रॉपर्टी जाके लेंगे, वो तब भी है। A client question was, if strata gets dissolved before the sale of the property, then who takes over? Does the poll or so on? So अगर आपने मेरा पार्टनर वाला स्लाइड देखा हो सौम्या मैम, सो इंडिया में या दुनिया में कहीं पर भी जब भी फंड बिजनेस होता है ना, तो जैसे यूनिवर्सल जो है वो डॉक्यूमेंट्स की कस्टडी रखता है, विस्तारा इज द ट्रस्टी। सो गो बाय द नेम, ट्रस्टी मीन समबडी हुम यू कैन ट्रस्ट। इंडिया में चाहे मोतीलाल ओसवाल का फंड हो या आईआईएफएल का फंड हो या मॉर्गन स्टैनली का फंड हो, कोटक रियलिटी का फंड हो, फंड बिजनेस में एक क्लास मॉनिटर होता है जो हमारे केस में विस्तारा है। विस्तारा हैज बीन असाइंड बाय स्ट्राटा। वो ऑब्वियसली बिकॉज कहीं ना कहीं कितनी भी ट्रांसपेरेंसी, कितना भी डॉक्यूमेंटेशन हो, आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस और फेथ जो है वो स्ट्राटा पर ही है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी लाने वाला स्ट्राटा ही है। बट क्या स्ट्राटा जाके कल को मार्केट में खुद से प्रोडक्ट बेच सकता है? आप हाँ बोले या ना बोले, द आंसर इज नो। क्या मैं खुद से जाके टेनेंट रिप्लेस कर सकता हूँ? द आंसर इज नो, बिकॉज मैं ओनर नहीं हूँ, ओनर आप हो। आपने ही बस मेरे को अपना प्रॉपर्टी मैनेजर साइन किया, क्योंकि आप शायद जयपुर में हो, आप शायद दिल्ली में हो, तो मेरी एसेट मैनेजमेंट टीम है जो टेनेंट के साथ रिलेशनशिप बना रही है, जो मार्केट में स्टडी करके हर 6 महीने में आपको एक वैल्यूएशन रिपोर्ट भेज रही है कि आपको एट एवरी गिवन पॉइंट इन टाइम ये पता है कि यार आशुतोष, मुझे 2 साल रेंट तो आया हर महीने पे आउट, लेकिन वो जो 100 रुपए 2 साल पहले डाला था, कैपिटल में कुछ ऊपर नीचे हुआ है क्या? तो आपको एट एवरी गिवन पॉइंट इन टाइम ये भी पता है कि आपके प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कहां पर बैठी है। 2022 में पैसा डाला था तो 24 में कहां है। सो स्ट्राटा इज योर एसेट मैनेजर। स्ट्राटा का जिंदा रहना और मरने से आपकी एसपीवी में कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, बिकॉज आपकी एसपीवी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्टर्ड है, और mca.gov.in की वेबसाइट पर इंडिया में कोई भी प्रॉपर्टी अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओन करती है तो वो एमसीए के लिए पब्लिक रिकॉर्ड है। ऑब्वियसली आपके एज एन इन्वेस्टर डिटेल्स कोई नहीं देख सकता। आप ये देख सकते हैं कोई भी प्रॉपर्टी में कि हाँ, ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस बिल्डिंग का ये फ्लोर ओन करती है और इसमें 100 ओनर्स हैं, 100 शेयर होल्डर्स हैं या 50 डायरेक्टर हैं, व्हाटएवर। इज इट पॉसिबल थ्रू इंडिविजुअल मेंबर इन केस ऑफ कंपनी? नहीं समझ क्या बोला। इज इट पॉसिबल थ्रू इंडिविजुअल मेंबर इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेशन? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन है पंकज जी का। आई एम एज्यूमिंग कि 3 साल के बाद एग्जिट का टाइम है, लेकिन 75% मेजॉरिटी नहीं आती है अगर, तो क्या इन्वेस्टर्स को एसेट सेल पर ही एग्जिट करना है? द आंसर इज नो। आप साल भर के होल्डिंग पीरियड के बाद अपना यूनिट शेयर खुद भी किसी को भी बेच सकते हैं मार्केट में, आपके पास उसका प्राइस है। आप कहते हो यार मैं तो आईटी इंडस्ट्री का हूं, मेरे पास ये सब चीजों के लिए टाइम वाइम नहीं है, ये कौन हैसल कौन लेगा? आप मेरे पास आ सकते हैं। टुडे वी आर मैनेजिंग मोर देन 850 करोड़ spread across 17-18 properties. Our user base increases by 3,000 to 4,000 people with every property. तो आज हमारे पास 45,000 प्लस लोगों का यूजर बेस है जिनको पता है स्ट्राटा कौन है, फ्रैक्शन कैसे होता है, कमर्शियल रियल एस्टेट क्या है। आप अगर आज इस एलएनटी के एसेट में पैसा डाल रहे हैं, गॉड फॉरबिड 1-1.5 साल के बाद आपको पैसे की जरूरत आ गई, ऑल्दो आप रुकना चाहते थे पूरे प्रॉपर्टी के सेल तक, आप मेरे प्लेटफॉर्म पे ही अपना यूनिट शेयर बेच सकते हैं। फॉर अस इट इज जस्ट अ क्लिक अवे। व्हाट विल बी द लेवल ऑफ प्रोसीड्स? संजय सर, शायद जो मैं समझ रहा हूँ आप इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बोल रहे हैं। सो अभी ये जो प्रॉपर्टी है 53.5 करोड़ की 53.3, हम लोग 25-27% सब्सक्राइब्ड है। सब्सक्राइब का मतलब है कि अगर आपने 25 लाख रुपीस कमिट किया है तो आप पहले अपना केवाईसी खत्म करते हैं। आपका एक अपना प्लेटफॉर्म है, डैशबोर्ड है, जो आशुतोष ने एक्सेस दे ही दिया होगा, शायद अब तक नहीं दिया है तो आप ले सकते हैं, या जो भी लोग हैं इस फोरम पे जिन्होंने आपको इनवाइट किया है। केवाईसी इज नथिंग बट पैन कार्ड, कैंसिल चेक, आधार। केवाईसी हमारे इन पर वेरीफाई होता है विद इन 1 आवर, बिकॉज वो प्रोसेस पूरा ऑनलाइन है। जैसे ही वो वेरीफाई होके आपका मैं 25 लाख का मैं एक कमिटमेंट फॉर्म जनरेट करते हैं हम ऑनलाइन,
जिसको बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म। तो मैं संजय शर्मा 25 लाख कमिट कर रहा हूँ, तो आप वो साइन करके सिर्फ 10% टोकन एस्क्रो में ट्रांसफर करते हैं। जब मैं पूरे के पूरे 53.5 करोड़ का 10% कर लूंगा, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि आज हम 25% के आसपास हैं 3-5 दिनों में, मंथ एंड या फर्स्ट वीक ऑफ जैन, जब पूरे के पूरे एसेट का 10% कलेक्ट हो जाएगा, तब हम आप लोगों को बोलते हैं कि एसेट फंड हो गया है। अब आप अपना 90% भेजना चालू करिए और हम एल&टी के साथ बैठकर पेपर वर्क फिनिश करने का काम चालू करते हैं। During the lock-in period of the tenant, if investor wants to exit for reason continuously, what will be your role? So sir, like I guess मैंने आंसर कर दिया है कि आप अगर एसेट सेल तक नहीं रुक रहे हैं, बिकॉज असली जूस तभी निकलेगा जब 50 करोड़ की चीज 60 करोड़ में बेची जाए, नहीं रुक पाते हैं फॉर एनी रीजन, साल भर के बाद आप कभी भी बेच सकते हैं एसेट को। आप सपोजिटली अपने फैमिली फ्रेंड्स में प्राइवेटली सेल कर रहे हैं अपने यूनिट शेयर को, बट क्योंकि आप इसी एसपीवी का पार्ट है और उस एसपीवी का मैनेजर स्टार्टा है, तो आपको उनको हमारे साथ उनका केवाईसी खत्म करा के कि वैभव संजय शर्मा का शेयर जो है वो आशुतोष राणा ले रहा है या जो भी ले रहा है, उनका केवाईसी करके, बिकॉज वो उसी एसपीवी का पार्ट बनेंगे बेसिकली। अगर आप खुद से प्राइवेट सेल आपके पास नहीं है कोई, वो सिर्फ एक ऑप्शन है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि मैं, आशुतोष, जवाहर, हम सब लोग कभी कभार अपने इन्वेस्टमेंट की चीजें डिस्कस करते हैं, यार मैंने वहां पैसा डाला है, मैंने यहाँ पैसा डाला है। तो अगर आपके पास कोई फैमिली फ्रेंड्स है जिसको आप बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। नहीं तो आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, तो मैं वो अपने रीसेल प्लेटफॉर्म के थ्रू करूंगा। तो जब मैं मेरे रीसेल प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहा हूँ, तो मेरा रोल वहां पर है। प्राइवेट सेल आप कर रहे हैं तो आपको आके सिर्फ मेरे को इन्फॉर्म करना है। व्हाट आर द इम्प्लीकेशन लॉक इन पीरियड फॉर टेनेंट इफ दे डिसाइड टू बी? सर, लॉक इन पीरियड हर टेनेंट के लिए, चाहे रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, वो यही होता है कि अगर 5 साल का लॉक इन है और आदमी 2.5 साल के बाद बोले कि बॉस मुझे जाना है, तो उनको बचे हुए 2.5 साल का भी पैसा देना पड़ता है। व्हाट आर द इम्प्लीकेशन लॉक इन पीरियड? करेक्ट। आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर कर दिए हैं। डिसॉल्व हाँ। इन्वेस्टर्स क्वेश्चन, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट क्या मिलेगा, रजिस्ट्रेशन होगा? करेक्ट। सो निरंजन सर, लाइक आई टोल्ड यू कि इस 50 करोड़ की चीज को लेने के लिए एक नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जा रही है। तो पूरा का पूरा एसेट उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड होगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ओनरशिप 2 ही तरीके से डिफाइन हो सकती है, या तो शेयर होल्डर बन सकते हो या डायरेक्टर बन सकते हो। हमारे इंडिया की कंपनीज एक्ट के थ्रू 18 से ज्यादा डायरेक्टर आप बना नहीं सकते। तो फिर ओनरशिप कैसे डिफाइन करें? क्योंकि 18 का मतलब 50 करोड़ के हिसाब से तो होता है कि मुझे 2.5 करोड़ रुपए लेना पड़ेगा। सो देयर आर नो डायरेक्टर्स इन एनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जो भी हम फॉर्म करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, आप और आपकी तरह सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जिसने जितना भी पैसा डाला है, वो शेयर होल्डर बन रहा है। तो एवरीबडी इज अ शेयर होल्डर। ट्रस्टी जो विस्तरा है, वो एडमिन वर्क, पेपर वर्क के लिए, कि बोर्ड, आप लोगों की ऑनलाइन वोटिंग हुई और एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ, तो सारे इन्वेस्टर्स की मेजॉरिटी के बिहाफ पे पेपर पे जाके जो सोसाइटी वर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, उसके लिए 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अलॉट करता है ट्रस्टी खुद, विस्तरा खुद, जिनके पास शेयर होल्डिंग 0 होती है, बिकॉज शेयर होल्डिंग आप सबको ट्रांसफर ऑलरेडी हो चुकी है। How much you share from the profit generating on exit of the asset? So मुकेश सर, एग्जिट के टाइम बेसिकली आप पूरे मॉडल में 2 चीजें अर्न कर रहे हो, एक मंथली पैसिव इनकम और एक आपका कैपिटल अपसाइड। तो जब 2 साल के बाद कैपिटल अपसाइड के बारे में आप बात कर रहे हो, तो पहली चीज, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी में जा रहे हो, तो आपको 5% का इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिल रहा है। तो आपका टैक्सेशन जो है वो सिर्फ गेन्स पे लग रहा है 20% का। सो रेंट प्लस कैपिटल अपसाइड को बोला जाता है IRR, विच इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एग्जिट के टाइम पर 10% के ऊपर है, मेरा 10% का हर्डल रेट है, और 10% रेट आप 1-2 साल में अचीव नहीं कर सकते। 10% रेट अचीव करने के लिए 3-4 साल का टाइम लगेगा ही लगेगा, बिकॉज आपका ROI जो है वो 8% के आसपास है, राइट?
तो अगर आप 10% के ऊपर आपका एग्जिट हो रहा है, सपोजिटली 12% IRR पे पोस्ट मैनेजमेंट फी एक्सपेंस, तो 12 - 10 जो 2% का अल्फा है, उस 2% पे मैं 20 पैसा एज अ परफॉर्मेंस फी लूंगा। तो आपको पूरा 12% आपके अकाउंट में जाने की बजाय आपको 11.6 जाएगा, 0.4 मेरे पास रह जाएगा। Ashutosh, I think anything else you think I should highlight? मेरे को अनम्यूट करना पड़ेगा, एक मिनट। पार्टिसिपेंट्स, अनम्यूट ही है, अनम्यूट ही है आशुतोष, आई गेस। जस्ट अ सेकंड, अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्व्स। अभी चेक करो, वेट, लेट मी मेक यू द होस्ट। दो वेल्थ प्लस है, दोनों को ही होस्ट कर दूं क्या? अभी आप हो गए? यस सर। या हाँ, थैंक यू वैभव जी, आपने बहुत अच्छे से सेशन लिया। आज बहुत से एजेंट्स और क्लाइंट्स हमारे बैठे हैं यहाँ पे। तो पहली चीज तो मुझे एजेंट्स से और क्लाइंट्स से ये बोलनी है कि अपने क्लाइंट्स का केवाईसी कंप्लीट करवा दीजिए। ओके, तो वो आपकी केवाईसी कंप्लीट करवा देंगे। इसके बाद जो हमारा कुछ क्वेरीज हैं, अभी बहुत से जो हमारे क्लाइंट्स हैं थोड़े से लेट हो गए, तो ये रिकॉर्डिंग में उनको अब एक बार अवेलेबल करा दूंगा। उसके बाद अगर कुछ और डाउट्स रहते हैं ना, तो एक बार फिर हम लोग कॉल पे लेके या फिर गूगल मीट, जूम के थ्रू एक बार वैभव जी से आपका सेशन एक और करा देंगे। कुछ जो भी क्वेरीज रहती हैं, उसके बाद फिर प्रोसीड कैसे करना आगे का प्रोसेस, उस पर हम लोग बात कर लेंगे। डन डन डन। सबसे पहले तो इनफैक्ट सब लोगों का रजिस्ट्रेशन होके कि सब लोगों को एक बार डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाए। इनफैक्ट हाँ ठीक है, तो सब लोगों को एक बार डैशबोर्ड एक्सेस मिल जाए कि वहां पर क्या कैसे चीजें दिखती हैं उनको। वो अपना केवाईसी कर सकते हैं या वो अपने एजेंट को बोल सकते हैं कि उनका केवाईसी खत्म कर दें। और जैसे भी क्वेरी रहेगी वो हम लोग सॉर्ट करें। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट, हम प्राइमरली जब हम ये सेशन करते हैं तो ये जो 5, 8, 10, 12 लोग रहते हैं जो सब क्वेरीज करते हैं, इन लोगों के साथ तो आपको इस कॉल के बाद एक बार बातचीत कर लेनी चाहिए। उनके क्लाइंट्स उनके साथ बैठे हैं, खुद लोग खुद भी क्लाइंट्स हैं कुछ लोग। इन लोगों को सबसे पहले हमको टच बेस करना चाहिए, बिकॉज दे आर सिटिंग ऑन द फेंस टू डिस्कस देयर क्वेरीज बिफोर ये लोग अपना माइंड मेकअप करें कि हाँ हमको इन्वेस्ट करना है। ये लास्ट मिनट 2-3 क्वेरीज है। अमेजिंग। सौम्या मैम, संजय सर, रवि केडिया सर, निरंजन, मुकेश शर्मा सर, देन यू हैव योर छाबड़ा सर, अरुण छाबड़ा, हाँ अरुण छाबड़ा, जतिंदर सर, ये सब जो लोग हैं इनकी डिटेल्स आपके पास रहती हैं। इन लोगों को सबसे पहले टच बेस कर लीजिए कि क्लाइंट्स हैं नहीं हैं, रजिस्टर्ड हो गए हैं डैशबोर्ड पर या नहीं, वो सब एक बार आप देख लीजिए। ओके, मैं बताता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच वैभव जी। एक बार मैं सबसे कनेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद जो भी डन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड संडे, बाय।